हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए आज विलियन का जो नेक्स्ट वीडियो है वो शुरू करते हैं। कल तक हमने देखा था मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। आज हम अगला कंसंट्रेशन टर्म्स देखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, या इसको हम कहते हैं मोल अंश। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में जो है दो घटक होंगे, एक होगा आपका विलायक और दूसरा होगा विलेय। मान लीजिए विलेय का नाम दे देते हैं ए और विलायक का नाम दे देते हैं बी। कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें कम से कम दो घटक तो होंगे ही होंगे, ठीक है। एक विलायक होगा और दूसरे क्या होगा, विलेय होगा। विलायक एक होगा, विलेय की संख्या जो है दो या दो से अधिक जो है हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया हमने, इसमें दो घटक हैं, एक विलायक है और दूसरा विलेय है। मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या यहाँ पर है एक, विलेय के मोलों की संख्या है एक और विलायक के मोलों की संख्या है 3। विलेय के मोलों की संख्या है 1 और विलायक के मोलों की संख्या है 3। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि विलेय का इसमें कितना अंश है, इस सॉल्यूशन में इस विलेय का कितना अंश है, ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभाज या उसको मोल अंश भी बोला जाता है, मोल अंश। अब देखिए विलेय का कितना अंश है, कुल कितने अंश हो गए हैं। देखिए इस सॉल्यूशन में कुल कितने अंश हो गए हैं, एक विलेय का है और 3 विलायक का है। कुल अंश कितने हो गए, 4 हो गए। 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए। इस 4 भाग में विलेय का कितना अंश है, 1। तो विलेय का मोल अंश कितना हो जाएगा या विलेय का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, 1/4। उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज या विलायक का मोल अंश की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए कुल मोलों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। और कुल 4 में से कितना भाग विलायक का है, 3 भाग विलायक का है। तो कुल विलायक का मोल अंश इसमें कितना हुआ, 3/4। तो यही है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज अब यहां से देख लेते हैं, मोल प्रभाज बराबर क्या हो गया, मोल प्रभाज बराबर क्या हो गया, देखिए, ठीक है। यदि विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो सबसे ऊपर में क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। उसी प्रकार से यदि विलायक का मोल अंश लिखते हैं तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज का यही से सूत्र निकल जाएगा आपका, मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या, जो भी घटक हम ले रहे हैं घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोल संख्या, ठीक है। अब इसी से जो है मोल प्रभाज को परिभाषित करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन यहाँ पे मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बिस्किट लिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है मैरीगोल्ड का एक बिस्किट लिया। अब इसके जो है 4 भाग हमने कर दिए, ठीक है। अब इसके 4 भाग जो है हमने कर दिए। अब इसमें का इतना टुकड़ा आपको मिला, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका उसमें अंश कितना है, देखिए कुल भाग कितने हैं, 4 हैं। आपको उस 4 टुकड़ों में से कितना मिला है, 1 टुकड़ा मिला हुआ है, ठीक है।
तो आपने जो बिस्किट लिया उसका मोल अंश या मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, 1/4। मान लीजिए किसी ने और किसी को जो है 2 हिस्सा मिला, ठीक है। मान लीजिए आपको जो है 1 हिस्सा मिला था, किसी को जो है 2 हिस्सा मिला, 4 हिस्से में से जो है कुल कितना हिस्सा मिला, 2 हिस्सा मिला। तो यदि मैं उसको पूछूं कि उस व्यक्ति के बिस्किट का मोल प्रभाज कितना होगा, तो कुल कितने टुकड़े थे, 4 टुकड़े थे। उस 4 में से कितना मिला, उसको 2 टुकड़ा मिला, तो उसका मोल अंश या मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, 2/4। इस तरीके से जो है हम मोल प्रभाज को जो है परिभाषित कर सकते हैं। मोल प्रभाज बराबर विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका मोल प्रभाज कहलाता है। अब ये जो मोल प्रभाज है इसको जो है एक संकेत जीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो एक्स टाइप का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं जीटा। ये जो मोल प्रभाज है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जीटा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब जो है हम मोल प्रभाज से संबंधित जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। मान लीजिए आपको पूछा, ठीक है, आपको पूछा कि एक विलयन में 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस 18 ग्राम जल है। एक विलयन में 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 18 ग्राम जल है। इनके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमको मोल प्रभाज की गणना करना है और जल के मोल प्रभाज की हमको गणना करना है। तो सबसे पहले मोल प्रभाज की गणना करने के लिए सबसे पहले हमको मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। ये जो है आप 11वीं में जो है ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। यदि भूल गए होंगे तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार, दिए गए पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, ठीक है, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का भार यहाँ पर दिया गया है, साथ ही उसका हमको क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम का भार कितना होता है, 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार क्या हो जाएगा, अणुभार सोडियम का 23 धन ऑक्सीजन का 16 धन हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या को जो है n से प्रदर्शित करते हैं, NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार 80 ग्राम दिया है बटे उसका अणुभार कितना है 40, तो मोलों की संख्या कितना हो गया, 2 मोल हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। उसी प्रकार से हमको जो है जल के मोलों की संख्या निकालना है। तो जल का भार कितना दिया गया है, 18 ग्राम बटे उसका अणुभार कितना होगा, देख लीजिए यहाँ पर उसका अणुभार हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, नीचे में 2 है तो गुणित 2 धन ऑक्सीजन का 16, तो 2 धन 16 बराबर भार कितना हो गया, उसका अणुभार उसका कितना हो गया 18। तो जल का भार 18, जल का अणुभार 18 बराबर 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने निकाल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो चलिए अब जो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज निकालते हैं। जीटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल प्रभाज बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या कितना है, 2 है, बटे कुल मोल कितने हैं, 2 और धन 1, मतलब कुल मोलों की संख्या कितना हो गया 3, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज कितना हो गया 2/3, या इसको हम लिख सकते हैं
0.67। यदि इसको जो है डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा इसका 0.67। उसी प्रकार से जीटा H2O, जल का मोल प्रभाज, तो जल के मोलों की संख्या कितना है 1, कुल मोलों की संख्या 3, तो कितना हो गया आपका 1/3, या इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33। इस प्रकार से जो है हमने निकाल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या और जल के सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज। तो बहुत ही सिंपल है, मोल प्रभाज बराबर किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। चलिए इसमें जो है एक और चीज हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने निकाल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज। यदि इन दोनों का मोल प्रभाज जोड़ दिया जाए, जीटा NaOH प्लस जीटा H2O, तब देखते हैं वैल्यू कितना आएगा, मान आएगा 1, ठीक है। चलिए जोड़ के देख लीजिए, जीटा NaOH की वैल्यू 0.67 प्लस इसकी वैल्यू 0.33, दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। हमेशा याद रखना किसी भी विलयन में उपस्थित कुल जो मोल प्रभाज है उसका मान हमेशा कितना आएगा 1। जितने भी घटक होंगे सभी के मोल प्रभाजों का योग कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, आप खुद ही सोच के देखिए। यहाँ पर एक हमने बिस्किट लिया, इसके 4 भाग किए थे, ठीक है। 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, उसको जो है एक एक टुकड़ा जो है दिया गया। यहाँ पर 4 टुकड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 व्यक्ति हैं, चारों को जो है एक एक टुकड़ा दिया गया। अब उन चारों टुकड़ों को जो है आपस में मिला दीजिए, कितना बिस्किट बन जाएगा, एक ही तो बिस्किट बनेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि 4 बिस्किट बन जाएगा। यदि इन 4 टुकड़ों को मिला दिया जाए तो कितने बिस्किट बनेंगे, एक ही बिस्किट बनेंगे। उसी प्रकार से किसी भी विलयन में जितने भी घटक होंगे सबके मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। इस बात को जो है नोट करेंगे। चलिए मोल प्रभाज से संबंधित जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक विलयन है, एक जलीय विलयन है जिसमें 46% द्रव्यमान के अनुसार 46% उसमें क्या है, एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। किसी जलीय विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 46% क्या है, एथिल अल्कोहल जो है उपस्थित है। इसका हमको जो है क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज जो है ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या हमको दिया गया है, 46% वेट बाय वेट एथिल अल्कोहल। इसका मतलब क्या है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल उपस्थित है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम विलयन में 46 ग्राम क्या उपस्थित है, एथिल अल्कोहल जो है उपस्थित है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एथिल अल्कोहल का जो है मोल प्रभाज निकालना है, मतलब जीटा C2H5OH, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमको क्या क्या जानना पड़ेगा यहाँ पर, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है। क्या क्या जानना पड़ेगा हमको, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, किसी जलीय विलयन में कितना है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, मतलब 100 ग्राम में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है। तो बाकी जो बचा है वो क्या है, H2O है, ठीक है। विलयन कैसा है, जलीय विलयन है, तो 100 ग्राम में 46 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो जल कितना हुआ उसमें, 54 ग्राम। जल उसमें कितना है, 54 ग्राम है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अणुभार निकालते हैं। तो कार्बन का भार कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो चलिए यहाँ पर अब जो है सबसे पहले जो है भार निकाल लेते हैं।
ठीक है, अणुभार निकाल लेते हैं एथिल अल्कोहल का C2H5OH। तो कार्बन का भार 12, 2 कार्बन है इसीलिए गुणित 2, धन हाइड्रोजन का 1, नीचे में 5 है तो गुणित 5, प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो कितना हो गया यहाँ पर 12 दूनी 24, धन 5, धन 16, धन 1। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 46। ठीक है, एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना है 46। तो चलिए सबसे पहले एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना है 46 बटे उसका अणुभार कितना है 46, अर्थात मोल की संख्या हमको कितना मिल गया 1। उसी प्रकार से निकाल लेते हैं जल के मोलों की संख्या। तो जल का भार कितना है 54 है, बटे जल का अणुभार कितना होता है H2O, तो 2 धन 16 बराबर 18। तो कितना हो गया 3। तो यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 और जल के मोलों की संख्या यहाँ पर निकल गया 3। अब देखिए कुल मोलों की संख्या कितना हो गया, कुल मोल कितने हो गए, एथिल अल्कोहल का 1 धन जल का 3, टोटल मोल कितने हो गए 4 हो गए। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज मतलब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितना है 1 बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बराबर कितना है 4। तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25। अब जो है निकाल लेते हैं जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज, जल के मोलों की संख्या 3, कुल मोलों की संख्या 4 बराबर कितना हो जाएगा 0.75। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आसानी से और निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं विलियन में उपस्थित जो कुल मोल प्रभाज होता है वो कितना होता है 1। तो यदि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकल चुका है तो x जीटा H2O इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि मोल प्रभाज 1 होता है, माइनस इतने को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, जितने भी घटक होते हैं सबके मोल प्रभाज का योग कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसका मोल प्रभाज 0.25 निकल गया तो जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा 1 में जो है इसको घटा दीजिए, निकल जाएगा आपका जल का मोल प्रभाज। क्लियर है। चलिए मोल प्रभाज से संबंधित जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिया गया है 12 ग्राम जल 100 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम दिया गया है हमको एथिल अल्कोहल। ठीक, तो 12 ग्राम जल, 100 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम हमको दिया गया है आपका एथिल अल्कोहल। ये इन तीनों का जो है एक मिश्रण है। तो इसमें हमको जो है प्रत्येक घटक का हमको क्या निकालना है मोल प्रभाज जो है निकालना है। चलिए यहाँ पर जो है पॉज कीजिए और जो है खुद से बना के देखिए। चलिए अब जो है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, सब का जो है भार दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, प्रत्येक का जो है हमको निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। तो यहाँ पर चलिए कार्बन का कितना होता है भार 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है इनके मोलों की संख्या जो है यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं जल के मोलों की संख्या। तो जल का भार 12 बटे अणुभार कितना होता है जल का 18, तो 12 बटे 18। तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0.67। ठीक है, जल के मोलों की संख्या कितना निकल आएगा 0.67। उसी प्रकार से अगला जो है हम निकालते हैं एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या बराबर एसिटिक अम्ल का भार 100 ग्राम बटे उसका अणुभार। एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो होता है 60, इसकी वैल्यू आ जाएगा 1.67। उसी प्रकार से जो है अंत में हम निकालते हैं
एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो एथिल अल्कोहल का भार 92 बटे उसका अणु भार होता है 46, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन तीनों का क्या निकल गया आपका मोलों की संख्या। अब टोटल मोल, कुल मोल कितने हो गए देखिए, कुल मोल यहाँ पर जल के मोल 0.67 प्लस एसिटिक अम्ल का 1.67 प्लस एथिल अल्कोहल का कितना हो गया आपका 2, कुल मोल हो जाएंगे यहाँ पर आपका जोड़ेंगे तो 4.34। कुल मोल कितने हो गए 4.34। तो चलिए अब निकाल लेते हैं सबसे पहले जीटा H2O जल का मोल प्रभात। तो जल के मोलों की संख्या 0.67 बटे कुल मोलों की संख्या 4.34। इन दोनों को यदि हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 0.15। ठीक है, इस प्रकार से क्या निकल गया जल के मोलों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था 12 ग्राम जल, 100 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। इनके जो है इन तीनों का मिश्रण है, तो उसमें हमको क्या निकालना है जल का मोल प्रभाज हमको निकालना है। तो जल का मोल प्रभाज कितना आ गया 0.15। चलिए मोल प्रभाज से संबंधित अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। एक विलयन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान वेट बाय वेट कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बेंजीन का मोल प्रभाज हमको जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, बेंजीन का वेट बाय वेट परसेंट कितना है यहाँ पर 30% है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन का हमको जो है मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो उम्मीद है ये जो मोल प्रभाज का जो कॉन्सेप्ट है आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।